नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको झारखंड के रण के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। झारखंड के नतीजे आ जा रहे हैं और इसमें जेएम गठबंधन को बहुमत मिल गया है। 46 सीटों पर जेएमएम गठबंधन को जीत हासिल हुई है और बीजेपी के खाते में अगर सीटों की बात की जाए तो सिर्फ 25 सीटें ही आई हैं। जेवीएम और आजसू को 3-3 सीटें हासिल हुई हैं। झारखंड के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों की अगर बात की जाए तो झारखंड में जेएमएम को गठबंधन को बहुमत मिला है। इसकी सरकार बनने जा रही है। 46 सीटों पर जेएमएम गठबंधन को जीत हासिल हुई है और बीजेपी जो 65 प्लस की बात कह रही थी, 65 पार की बात कह रही थी, टारगेट रखा था, उसके पास केवल 25 सीटें। 40 सीटों का टारगेट में ही नुकसान। जेवीएम और आजसू को 3-3 सीटें हासिल हुई। तो झारखंड के नतीजों पर हर किसी की नजर थी और मध्य प्रदेश में भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी करती है। गुमराह करने की राजनीति का जवाब जनता ने दे दिया। झारखंड में बीजेपी की हार गलत नीतियों का नतीजा है। मूलभूत मुद्दों से जनता और देश को गुमराह नहीं किया जा सकता। गठबंधन के नेताओं के साथ कांग्रेसियों को भी उन्होंने इस जीत का श्रेय दिया है। इधर सीएए के विरोध में दिल्ली के राजघाट पर सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस मौके पर सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। भारत की पहचान हमारे संविधान से है। हमारे देश की पहचान हमारे संस्कृति से है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। यही भारत की और कांग्रेस की संस्कृति है और भारत की महानता, भारत की पहचान पूरे विश्व में इस संस्कृति से है, इस जोड़ने की संस्कृति से है। ये जो कानून लाया गया है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जैसे ठुकराती है और हम भारत के संविधान का सम्मान करते हुए, हम भारत की संस्कृति का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार इसका पालन नहीं करेगी। इधर सीएए के समर्थन में आज जयपुर में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शरीक हुए। शिवराज सिंह चौहान ने सीएए के प्रावधानों को प्रबुद्ध जनों के सामने पेश किया। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित इस सम्मेलन में अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह लिखावत, विधायक कालीचरण सर्राफ, विधायक अशोक लाहोटी, मोहनलाल गुप्ता भी शरीक हुए। और वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी दूसरे देशों में प्रताड़ित लोगों के लिए भगवान हैं। प्रबुद्ध नागरिक बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, एकदम साफ है कानून, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि नागरिकता उनको देने वाला है जो प्रताड़ित होकर आए हैं। 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे कुछ प्रावधान किए गए कि उनको आसानी से नागरिकता मिल जाए। इसमें किसी को बाहर नहीं निकाले जाने वाला। नागरिकता रजिस्टर की बात होती है, वो तो अभी बने ही नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी पे तो नाज होना चाहिए। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बाय हार्ट, नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान बन के आए हैं जो प्रताड़ित थे और नारी की जिंदगी जी रहे। भगवान ने जीवन दिया, मां ने जन्म दिया,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जिंदगी दी है। सीएए पर एमपी बीजेपी ने बिग प्लान तैयार किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम तैयार कर रही है जो पंचायत स्तर तक जाकर सीएए को लेकर जनता को जागरूक करेगी और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। इस दौरान करीब 3 करोड़ लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। इसी सिलसिले में बीजेपी मीडिया विभाग की भोपाल में एक अहम बैठक हुई जिसमें सीएए के प्रति लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। 25 दिसंबर से पहले बीजेपी पहली टीम बना लेगी। संशोधन कानून जिसको लेकर कांग्रेस अनर्गल प्रलाप कर रही है, देश में आग लगाने का काम कर रही है, वामपंथियों के साथ मिलकर सही तथ्य जनता के सामने जा सकें, कार्यकर्ता के सामने जा सकें, बुद्धिजीवियों के सामने जा सकें, इसलिए मीडिया विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। हम जिला स्तर के हमने कार्यकर्ता आज बुलाए हैं, मीडिया प्रभारी बुलाए हैं, वो सभी इस विषय को लेकर जिले तक, तहसील तक, गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे कि कांग्रेस 70 साल से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर किस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अब ये सब काम चलने वाला नहीं है। इंदौर से खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा की रैली पर जुर्माने के मामले में मेयर मालिनी गौड़ की तरफ से बड़ी बात निकलकर सामने आई। उन्होंने आरोप लगाए और कहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से ये पूरी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस सरकार के दबाव में निगम के अधिकारी हैं और मुझे भी पेनल्टी के नोटिस की जानकारी नहीं दी गई। बीजेपी पर आपको बता दें 13,46,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ये जेपी नड्डा की जो रैली हुई उस पर लगाया गया, क्योंकि यहां पर ना तो इस मामले में जो रैली थी उसको तय समय में खत्म करना था, 36 मिनट का कुछ का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे ज्यादा देर तक रैली चली। बैनर पोस्टर लगाने की मनाही थी और इस बात की जानकारी बीजेपी को पहले से दे दी गई थी। यह भी बताया गया था कि काफिला निकलेगा तो उसमें कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया। इसकी शिकायत कांग्रेस ने की और इसके बाद निगम ने 13,46,000 रुपए का जुर्माना बीजेपी पर लगाया बैनर पोस्टर लगाने के एवज में। गुना के बीजेपी सांसद केपी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सांसद के खिलाफ अशोकनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद केपी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एफआईआर कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करने के कारण हुई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का उन पर आरोप है। बेटे को आरक्षण दिलाने का भी आरोप है। साथ ही 2014 चुनाव में अपनी आय कम बताने के भी आरोप लगे हैं। मुंगावली के द्वारा जो है पहले सांसद महोदय का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उसकी जो जांच हुई, जांच होने के उपरांत उनका और उनके पुत्र का जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। उसके आधार पे विधिक अभिमत जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल से लिया जाकर उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामला मुंगावली थाना का होने से मुंगावली थाना में असल नंबर पे एफआईआर 638/19 धारा 420 120 बी के तहत दर्ज की गई है। मामला विवेचना में है। वहीं इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही। प्रदेश में अगली जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो केपी यादव जी के बारे में, तो देखिए कि इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो अगली जो बनती है वो तो कानून तो अपना काम करेगा। मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा है, लिहाजा इस पर भी सियासत हो रही है। जहां बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया है तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधा है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है। ये बदले की भावना से काम कर रही है, परंपरा डाल रहे हैं। देखते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना कि चाहे केपी यादव जी पे मुकदमा दर्ज हो, जो फर्जी प्रमाण पत्र बना था, और जिस तरह से इनके विधायकों को एक के बाद एक सजाएं हुई है, ये सब 15 साल के वो हैं इनके, जिसमें इनकी सरकार थी उस समय के कारनामे है ये, और ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में देखी गई है। केपी यादव के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अगर मामला कोर्ट तक गया तो इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही उनकी संसद की सदस्यता जाने का भी खतरा बढ़ जाएगा। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। प्रज्ञा ठाकुर के प्लेन में धरने को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने सांसद पर तंज कसा तो प्रज्ञा ठाकुर ने विमान कंपनी के कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। वहीं विमान कंपनी ने इस मामले में पहले ही सफाई दे दी है।
आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly. अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। साध्वी प्रज्ञा का विवादों से पुराना नाता है। 2 दिन पहले दिल्ली से भोपाल आने के दौरान साध्वी ने मनचाही सीट को लेकर प्लेन में धरना दिया था। इस मामले पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर बयान आया है। सांसद ने क्या कहा, सुनिए। मुझे रूल बुक दीजिए जिससे हर व्यक्ति का अधिकार है और वो अधिकार व्यक्ति के पास होना है, जानना चाहिए, उसको जानने का अधिकार है। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं और एक व्यक्ति भी हूं। मैं चाहती हूं इस बात को कि कैसे भी करके अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो वो उन नियमों के अंतर्गत यात्रा करें जिसमें हम भी सुरक्षित रहें और बाकी सभी पूरे फ्लाइट के जितने यात्री हैं वो सुरक्षित रहें और फ्लाइट सुरक्षित रहे। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं वहां की मेंबर होती हूं, मैं वहां की चेयरमैन होती हूं, मेरे अंडर में 6 सदस्य आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के। मैं उन सदस्यों को या मैं जनता को क्या जवाब दूंगी अगर मैं ही गलत करूंगी? तो ये दादागिरी, ये किसी की सहन नहीं की जाएगी। ये नियम विरुद्ध कार्य किसी का सहन नहीं किया जाएगा। ना हम नियम तोड़ेंगे और ना तोड़ने देंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है कि जिसे वो लाखों वोटों से जीत दिलवाकर संसद में भेजा, वो विमान में सीट के लिए लड़ रही है। सीट हवाई जहाज पे सीट के लिए लड़ रही है। कभी लोगों से उनके झगड़े विवाद के वायरल हो रहे हैं। अरे आपको झगड़ना है तो केंद्र सरकार से झगड़ो, जो बार बार कह रहा हूं मैं। जो 16,000 करोड़ रुपए हमारा है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का, जो हक है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का और जो 55 लाख किसानों का, वो उसके लिए लड़ाई लड़े प्रधानमंत्री से, लड़ाई लड़े शाह जी से। तो मैं समझता हूं कि ये हम जो राहत दे रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी। साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार विमान में धरना देने को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। वो एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में इस पर सियासत तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 MP। तो फ्लाइट में जो विवाद हुआ था उस दौरान उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें साध्वी के साथ एक यात्री सीट को लेकर बहस कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर ने फ्लाइट में धरना दिया था। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये जो प्रज्ञा ठाकुर जो विवाद चल रहा था फ्लाइट कंपनी से, इस दौरान प्लेन लेट हुआ और इसको लेकर ये यात्री के द्वारा यह आपत्ति ली गई, ऐसा बताया जा रहा है। कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लाइन के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly. अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोग। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसको लेकर सिंधिया के पक्ष में लामबंदी भी होने लगी है। एमपी से सिंधिया को राज्यसभा में भेजने की अटकलें तेज हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सिंधिया जैसा कैलिबर वाला नेता ऐसी जगह होना चाहिए जो राज्यसभा में प्रदेश की आवाज बुलंद कर सके। उन्होंने हाईकमान को भी सलाह दी कि वो ऐसे नेताओं को जरूर लाइमलाइट में रखें जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। अच्छा है, नहीं अच्छा है, एक कैलिबर वाला लीडर बिल्कुल रहना चाहिए।
ऐसी जगह जहाँ आवाज़ बुलंद कर सके इस देश और प्रदेश के लिए। राज्यसभा में जाने के लिए आपका देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हाईकमान जो निर्णय ले इस तरह का बिल्कुल सोच समझ के ले और उन कैलिबर वाले नेताओं को जरूर लाइमलाइट में रखे, आगे बढ़ा के रखे, जिनमें कैलिबर है, जिनमें कुछ कर गुजरने की। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि ये बात तो हाईकमान और सिंधिया को तय करनी है, उन्हें राज्यसभा में भेजना है या नहीं। हाईकमान और सिंधिया जी का मैं समझता हूँ कि बीच का मामला है कि क्या सिंधिया जी राज्यसभा में जाना भी चाहेंगे, एक तो ये भी ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी डिसाइड करना है वो हाईकमान को करना है। आपको बता दें, अगले साल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इन्हीं में से एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांसद बनाकर उच्च सदन में भेजा जा सकता है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। कमलनाथ सरकार का 1 साल पूरा होने पर अब कांग्रेस पार्टी जिलों में प्रवक्ताओं की फौज उतारकर उपलब्धियां गिनाने में जुटेगी। इसके लिए आज पीसीसी में प्रदेश भर के पार्टी प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। बैठक में प्रवक्ताओं को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी मजबूती के साथ बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब देने की तैयारी करने के लिए कहा गया। इस बैठक में प्रवक्ताओं को डिबेट कार्यक्रम में राष्ट्रीय मुद्दों से बचने और क्षेत्रीय मुद्दों पर होने वाली बहस में शामिल होने के लिए कहा गया। बिल्कुल, अभी जनवरी में प्रवक्ता हर जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे, तो साथ ही साथ जो हमारे वादे पूरे हुए हैं साल भर में 365 वादे जो पूरे हुए उन पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री जी का विजन डॉक्यूमेंट जो कि साल भर पूरे होने पर 17 तारीख को मनमोहन सिंह जी के कलमों से अनवेल हुआ था, उसको भी लेके जाके जनता के बीच में चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रविवार को इंदौर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर 13,46,300 रुपए की पेनल्टी लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर निगम की सर्वेसर्वा मेयर मालिनी गौड़ का कहना है कि अफसरों ने इसकी जानकारी उन्हें दी नहीं। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से की गई, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कांग्रेस सरकार के दबाव में हैं और यही वजह है कि बढ़ा चढ़ा कर जुर्माना लगाया गया। जिस प्रकार से उन्होंने जुर्माना लगाया उसकी भी एक हद होती है, जुर्माने की भी, लेकिन लगातार कमलनाथ जी की सरकार पार्शलिटी कर रही है, लगातार दुर्भाव से वे सब काम कर रहे हैं। और गुना से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस आरक्षक से मारपीट यहां पर की गई है और खाद की पर्ची के वितरण के दौरान पुलिस आरक्षक को थप्पड़ मार दिया गया। आरोपी सतीश मिश्रा ने थप्पड़ मार दिया। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का आरोपी कर रहा था आरोपी युवक, और पुलिस आरक्षक चंद्रभान कौरव के साथ मारपीट हुई है। कांस्टेबल ने आरोन थाने में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया है। आरोन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सतीश मिश्रा नाम के युवक पर आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया गया। पुलिस आरक्षक पर उसने हमला कर दिया। सतीश मिश्रा नाम है और खाद की पर्ची के वितरण के दौरान ये मारपीट हुई है। और गुना में कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूरिया की कालाबाजारी चल रही थी, जिसमें एक व्यापारी लिप्त पाया गया। चौक से ट्रेडिंग कंपनी ये कालाबाजारी कर रही थी और यूरिया की 148 बोरियां यहां से जब्त की गई हैं। महंगी यूरिया बेचते हुए व्यापारी को पकड़ा गया है। इसका नाम धर्मेंद्र बताया जाता है। किसानों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की थी और तहसीलदार मोहित जैन ने संस्थान को सील कर दिया। बमूली तहसील का ये पूरा मामला है। 148 बोरियां यूरिया की मिली हैं और ये कालाबाजारी की जा रही थी इसकी, और इसकी शिकायत किसानों ने की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।